में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो, मजे में हो? तो दिल्ली पुलिस की आज चौथी क्लास है ना? हाँ, 3 क्लास हमारी हुई दिल्ली पुलिस की, और मैंने आपको उसमें जो आधुनिक इतिहास है वो आपको पढ़ाया था। सारी घटनाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। तो आज से हम लोग संविधान स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने संविधान का गायत्री मंत्र आपके लिए चलवा दिया, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर पढ़ भी लेंगे ना। दोस्तों, आज से हम लोग संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान में संविधान की अनुसूची, फिर संविधान के अनुच्छेद, ठीक है? ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संविधान के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है संविधान की अनुसूची जो है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, कोई भूमिका नहीं बना रहा हूँ ना कि संविधान ये है, संविधान वो है। मैं सीधा क्वेश्चन को ऊपर आ रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछ सकता है। हम दोस्तों उसको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? बाकी भूमिका तो आपको जब पॉलिटी वाले टीचर पढ़ाएंगे तो वहां बनाएंगे वो लोग। मेरे पास भूमिका के लिए समय नहीं है, अपने पास तो सीधा फायर है ना, फायर, ठीक है? चलिए, तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा संविधान की अनुसूची। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट आपका टॉपिक। संविधान की जो अनुसूची है, अगर सवाल आपसे पूछे कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान के अंदर जो मूल संविधान था इसके अंदर कुल 8 अनुसूची थी। मेरी बात ध्यान से सुनना है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची, मतलब कि 4 अनुसूची आपकी जोड़ दी गई है। ये आपको यहाँ से दोस्तों स्पष्ट होना चाहिए कि 4 शेड्यूल जो है आपके जोड़े गए हैं, ठीक है? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? आपके 8 अनुसूची थी। और वर्तमान के अंदर कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों? देखिए, इसकी आपको ट्रिक से आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों? देखो, आप एक ट्रिक लिखिएगा, SPORTS। ये आपकी शुरुआती 6 अनुसूची आपको याद हो गई। पहला है S4 होता है लिखना आपके स्टेट प्लस यूटी, मतलब किस अनुसूची के अंदर भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने यूटी हैं, यह लिखा हुआ है। तो अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, भारत में कितने राज्य हैं? तो ये तो आप जानते होंगे कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 यूटी है ना। तो ये दोस्तों कहाँ पे लिखा हुआ है? ये हमारा अनुसूची नंबर 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? P होता है पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट मतलब आपके वेतन। तो वेतन भत्ते कहाँ पर है? तो वेतन भत्ते जो है, वेतन का उल्लेख कहाँ पर है? तो वेतन का उल्लेख जो है वो अनुसूची नंबर 2 के अंदर है, ठीक है? ओ का मतलब होता है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? अनुसूची नंबर 3 में शपथ का दोस्तों उल्लेख है ना। आर का मतलब है राज्यसभा। तो सवाल पूछे कि भाई राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन कहाँ पर है? तो सीटों का आवंटन जो है ये आपके अनुसूची नंबर 4 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? T4 दोस्तों ट्राइबल एरिया। क्या है? T4 आपके ट्राइबल एरिया। तो सवाल पूछूं आपसे, जनजाति जो क्षेत्र है, ट्राइबल जो एरिया है, इसका जो प्रशासन है ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आपके अनुसूची नंबर 5 में लिखा हुआ है, जनजातीय क्षेत्र ना। और S4 होता है स्पेशल स्टेट। कौन सा है? S4 है स्पेशल स्टेट। जो आपके विशेष राज्य हैं आपके, उनके जो प्रशासन है उसके बारे में उल्लेख कहाँ पे लिखा हुआ है? वो अनुसूची नंबर 6 में लिखा हुआ है, ठीक है? तो देखो दोस्तों, आपके अनुसूची नंबर 1 हो गया स्टेट और यूटी। अनुसूची नंबर 2 हो गया पेमेंट की बात करता है। अनुसूची नंबर 3 जो है यह शपथ की बात करता है। अनुसूची नंबर 4 आपके राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात करता है। अनुसूची नंबर 5 ट्राइबल एरिया की बात करता है। अनुसूची नंबर 6 आपके स्पेशल स्टेट की बात करता है, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, जो अनुसूची 3 है इसमें शपथ का उल्लेख है, लेकिन सवाल पूछे किस पोस्ट की शपथ का उल्लेख नहीं है? तो 3 पोस्ट का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यपाल। ये जोरदार क्वेश्चन है। सवाल आपसे कभी दोस्तों एग्जाम में बन सकता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति, दोस्तों उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है? इनकी जो शपथ है, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद के अंदर है। तो इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं उनमें है, अनुसूची नंबर 3 में नहीं है।
सवाल पूछे कि अनुसूची 3 में किस पद की शपथ का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन 4 आपकी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का है, किनका नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इनके आर्टिकल हैं, उनके अंदर इसका उल्लेख किया गया, जैसे कि दोस्तों आर्टिकल नंबर 59 जो है, दोस्तों आर्टिकल नंबर आपके, अच्छा उपराष्ट्रपति पूछो आपसे, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में, बताओ भाई साहब। अरे कौन कौन बताने वाला है कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। प्रेसिडेंट की जो शपथ दोस्तों उसका उल्लेख जो है यह कौन से आर्टिकल के अंदर, बताओ एक बार। राष्ट्रपति का उल्लेख पूछो आपसे, आर्टिकल नंबर 60, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 60। उपराष्ट्रपति का पूछो आपसे तो आर्टिकल नंबर 69, ठीक है। और राज्यपाल के बारे में पूछा आपसे, लिखना आर्टिकल नंबर 159। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 और राज्यपाल दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 159, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि कौन कौन से स्पेशल स्टेट जो है वो दोस्तों यहाँ पर आते हैं। तो 4 स्पेशल स्टेट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खूब चर्चा में है। सोनम वांगचुक जी लद्दाख को इसी अनुसूची में शामिल करने की बात कर रहे हैं। 4 स्पेशल स्टेट इसके अंदर आते हैं दोस्तों आपके, कौन कौन से आते हैं आपके, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मेघा मेरी आस पूरी कर दो, ये ट्रिक नोट करना, ठीक है। मेघा मेरी आस पूरी कर दो, मेघा मेरी आस पूरी कर दो, यह ट्रिक आपको ध्यान रखना है। तो कई लोग ये याद करते हैं ATMM, देखो A4 तो असम हो गया, अब A4 असम है या A4 अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको याद करना पड़ेगा। T4 त्रिपुरा हो गया। सो यहाँ कंफ्यूजन बड़ा है कि मिजोरम होगा या मेघालय होगा या मणिपुर होगा, कौन होगा। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये वाली ट्रिक याद करनी है, आज से उसको भूल जाना है, ठीक है। तो मेघा मतलब मेघालय, क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। मेघा मतलब मेघालय, ठीक है। दोस्तों आस का मतलब होता है असम, क्या होता है दोस्तों, आस का मतलब होता है असम, ठीक है। सो पूरी का मतलब सो आपकी त्रिपुरा होता है, क्या होता है, पूरी का मतलब सो त्रिपुरा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे पूरी का मतलब त्रिपुरा दोस्तों ना। तो मेघा मेरी, मेघा दोस्तों रम पीकर और लिखो इसमें दोस्तों, रम पीकर लिखना है इसके अंदर। मेघा मेरी आस पूरी कर दो रम पीकर, ठीक है। मेघा मेरी आस पूरी कर दो रम पीकर, मेघा मेरी आस पूरी कर दो रम पीकर, रम से हो गया मिजोरम। जो 4 स्टेट हो गए, मेघालय, असम, त्रिपुरा और आपके मिजोरम। तो ये क्वेश्चन भी इस एग्जाम में कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है आपसे, कौन सा स्टेट है और कौन सा स्टेट नहीं है। तो स्पोर्ट्स में 6 आपकी हो चुकी है। S फॉर स्टेट एंड ड्यूटी, P फॉर पेमेंट, C आपके O फॉर ओथ हो गया, R फॉर राज्यसभा की सीटों का। सवाल पूछे कि राज्यसभा की जो सीटों का दोस्तों आवंटन है आपकी, इसमें किस जनसंख्या को आधार माना जाएगा, 1971 की जनसंख्या को। ये क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर कौन सी जनसंख्या आधार होगी, लिखना आपकी 1971 की जो जनसंख्या है ये इसका आधार होने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 की जनसंख्या जो है ये इसका आधार होगी, आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 अनुसूची हो गई, ठीक है। दोस्तों अगला नंबर आता है अनुसूची नंबर 7 का। दोस्तों किसका आता है, अनुसूची नंबर 7 का नंबर आता है। देखो अनुसूची नंबर 7, दोस्तों 7 क्या होते हैं, 7 होते हैं फेरे। जब जिंदगी में आपके 7 फेरे होंगे उसके बाद में दोस्तों आपके शादी के बाद में आपके हाथ में एक लिस्ट आती है जो कि हर दिन आपको सुबह सुबह मिल जाती है, जिसमें आटा, दाल, सब्जी, टमाटर, लौकी, भिंडी, तोरई, इनका नाम लिखा होता है। तो अनुसूची 7 में किसका उल्लेख है, लिस्ट का उल्लेख है, सूची का उल्लेख है ना, लिस्ट या फिर सूची का उल्लेख है, ठीक है। सूची 3 तरह की होती है, एक होती है संघ सूची, जिसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, ठीक है। एक होती है समवर्ती सूची, जिसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, जिसके ऊपर कानून जो है वो आपके दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। एक होती है राज्य सूची, जिसके ऊपर कानून केवल स्टेट बनाएगा, वो है ना। तो 3 तरह की सूची होती है, इसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल कई बार दोस्तों ये पूछता है कि जब मूल संविधान था उसमें इन तीनों अनुसूची में कितने कितने विषय तक, सवाल दोस्तों आता है एग्जाम में, ठीक है। देखो अगर दोस्तों सवाल यह पूछे आपसे कि, सवाल दोस्तों यह पूछे आपसे कि भाई मूल संविधान में, मूल संविधान के अंदर कितने विषय थे आपके सो,
तो मूल संविधान में संघ सूची के अंदर 97 विषय थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, आपको नोट करना है समवर्ती सूची में, और 66 विषय किसमें थे, स्टेट लिस्ट के अंदर थे, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान पूछूं आपसे, तो वर्तमान में कितने हैं, तो ये आपके 100 हो चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में ये 100 हो चुके हैं, तो सो यहाँ से 5 विषय जो है वो यहाँ पहुंच गए, 5 विषय यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 52, और ये कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके आपके ये हो गया दोस्तों आपके, तो ये 66 था आपके, 66 था, ये हो गया 61, कितना हो गया 61 हो गया। तो वर्तमान में 100, 52 और 61 है। इससे पहले 97, 47 और 66 थे, आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में 100, 52, 61 है, उससे पहले 97, 47, 66 था, आपको नोट करना है। ये जो 5 विषय यहाँ पर ट्रांसफर हुए ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये 5 विषय ट्रांसफर हुए। अगला क्वेश्चन वह 5 दोस्तों विषय कौन कौन से थे, देखो आप दोस्तों नोट करके लिख दीजिएगा, यहाँ पर नोट लिखिएगा और लिखिए 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसके द्वारा 5 विषय ट्रांसफर होते हैं, किसमें, राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर होते हैं। और सो 5 विषय दोस्तों कौन कौन से होते हैं, आपके लिखना आपकी, एक होता है एजुकेशन, बढ़िया क्वेश्चन है, शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट का विषय था, अब ये समवर्ती सूची का विषय, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों लिखना आपके, सेकंड लिखिएगा मापतोल, क्या है, मापतोल जो है आपके सेकंड विषय हो गया, ठीक है। थर्ड दोस्तों लिखना आपके, थर्ड लिखिएगा आपके, थर्ड लिखना वन, कौन सा हो गया, वन। नंबर 4 लिखिएगा वन्य जीव, दोस्तों कौन हो गया, वन्य जीव हो गया। और नंबर 5 लिखिए न्याय प्रशासन, कौन सा है, न्याय प्रशासन नंबर 5 है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब बार आता है। ये 5 विषय आपको ध्यान रखने हैं, शिक्षा, मापतोल, वन, वन्य जीव और दूसरा आपके न्याय प्रशासन। ये 5 विषय जो है यह राज्य सूची से निकलकर कहाँ पहुंच गए, समवर्ती सूची के अंदर पहुंच गए, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके बाद अनुसूची कौन सी आती है, इसके बाद दोस्तों अनुसूची नंबर आता है 8, कौन सा आता है, अनुसूची नंबर 8 आता है। और सो 8वीं अनुसूची में आपके LANGUAGE दोस्तों ना, 8वीं जो अनुसूची आपके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो भाषा का उल्लेख कहाँ किया गया, भाषा का उल्लेख जो है ये 8वीं अनुसूची में किया गया, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो लिखिएगा मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में हमारे पास कुल आपके 14 भाषाएं थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है ना। और अभी वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान में कितनी आपके, तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल है, आपको ध्यान रखना है। तो मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में इसमें 22 है, मतलब 8 नई भाषाएं दोस्तों जुड़ चुकी हैं। सवाल पूछता है कि जो 8 नई भाषाएं जुड़ी हैं आपके सो, यह कौन कौन संविधान संशोधन पूछूं आपसे, तो लिखिएगा 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967, कब का है, 21वां संविधान संशोधन, तो सर 1967 हो गया आपके। तो सर नंबर 2 लिखिए आप, तो सर नंबर 2 लिखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992, और नंबर 3 लिखिएगा 92वां संविधान संशोधन, ये आदेश आपके लिखना आपके 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इन 3 के द्वारा चेंज हुआ। इसके द्वारा 15वीं जो भाषा है यह जुड़ती है कौन, आपके सिंधी, कौन जुड़ती है, 15वीं जो भाषा सिंधी है यह जुड़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर इसके द्वारा आपके 3 भाषाएं जुड़ती हैं, आपके न, मैं, कै, ऐसे आपको ध्यान रखना है। न फॉर नेपाली, न फॉर नेपाली दोस्तों, मैं फॉर मणिपुरी हो गया आपके, और कै फॉर हो गया कोंकणी, कौन सा होगा, कोंकणी। कोंकणी भाषा कहाँ की दोस्तों, कोंकणी जो भाषा आपके यह गोवा की भाषा है, ठीक है। गोवा और महाराष्ट्र जो है वहां की भाषा है, ये 3 भाषाएं जुड़ती है। तो 15 दोस्तों यहाँ हो गई, 16, 17, 18 यहाँ पर हो गई आपके, और इसके बाद 4 भाषाएं जुड़ती है, लिखना आपके बोडो मास, कौन सी है, बोडो मास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बो फोर दोस्तों आपके, बो फोर पूछूं आपसे, बोडो लैंग्वेज, बोडो लैंग्वेज कहाँ की है, असम की, बोडोलैंड की है ना। तो डो फोर पूछूं आपसे, डोगरी, डोगरी कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है ना। तो मा फोर पूछूं आपसे, मैथिली, मैथिली कहाँ की है, बिहार की, कहाँ की है, बिहार की, ठीक है दोस्तों। और सै फोर पूछूं आपसे, संथाली, संथाली कहाँ की है, बिहार झारखंड, कहाँ की है, झारखंड बिहार की, आपको ध्यान रखना है। तो 18 यहाँ हो गए,
19, 20, 21, 22 यहाँ पर हो गए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन से जुड़ती है आपके, या फिर किस संविधान संशोधन से कौन सी लैंग्वेज जुड़ती है, या आपके 71वां संविधान संशोधन से कितनी भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 21वां संविधान संशोधन 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ा गया। और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 पूछूं आपसे, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, इन चारों को जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इनके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अनुसूची नंबर 8 के अंदर। आगे लिखिए अनुसूची नंबर 9। दोस्तों अनुसूची नंबर 9 जो है, अब जो भी अनुसूची आएगी वह किसी ना किसी संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ जाएगी, ठीक है। अनुसूची नंबर 9 की बात करूं आपसे दोस्तों, अनुसूची नंबर 9 जो है, अगर इसकी बात की जाए आपसे, तो यह है पहला संविधान संशोधन, ठीक है। अनुसूची नंबर 9 पहला संविधान संशोधन आपको नोट करना है 1951। तो पहला संविधान संशोधन 1951 जो है, ये अनुसूची 9 हो गया, ठीक है। और संबंधित किससे, आपके भूमि सुधार, किससे संबंधित है, भूमि सुधार संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 9 लैंड रिफॉर्म और पहला संविधान संशोधन, ध्यान रखिए दोस्तों ना। इसके बाद देखिए अनुसूची नंबर 10, किसकी बात आ गई दोस्तों, अनुसूची नंबर 10 की बात आ गई। अनुसूची नंबर 10 जो है, पूछूं आपसे, यह कौन सा संविधान संशोधन आपके, यह 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है, 1985 का दोस्तों। इसका जो कानून है उसका नाम क्या है, एंटी आपके डिफेक्शन लॉ, या फिर दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। नाम क्या है इसका, दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल विरोधी कानून कौन सा आपके, तो दल बदल विरोधी जो कानून है आपके, वो है अनुसूची नंबर 10, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, इस दल से उछलकर उस दल में जाना, इसको रोकने के लिए अनुसूची नंबर 2 52वां संविधान संशोधन 1985 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अनुसूची नंबर 11 पूछूं आपसे, अनुसूची नंबर 11 जो है लिखना आपके, तो अनुसूची नंबर 11 जो है, सवाल पूछे कि अनुसूची नंबर 11, तो लिखिएगा दोस्तों ये आपके 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा आती है, ठीक है। ये लागू कब होता है आपकी, ये आपके दोस्तों ये 21 अप्रैल 1993 से लागू होता है। कब से लागू होता है, 21 अप्रैल 1993 से दोस्तों लागू होता है आपके। और आपके 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है, क्योंकि इसी तारीख को हम लोग क्या बनाते हैं, इसी तारीख को हम लोग जो है वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते हैं ना। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये इसी तारीख को बनाया जाता है, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल 1993 में ये लागू होता है। और सो लिखिएगा इसका संबंध किससे दोस्तों, आपके इसका संबंध है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं ग्रामीण आपके स्थानीय स्वशासन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें विषय पूछूं आपसे कितने आपके, तो यहाँ विषय की दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ 29 विषय हैं। कितने विषय, 29 विषय, ठीक है। 2 + 9 कितना दोस्तों, 11, और ये भी कितना है, 11। तो 29 कैसे याद करोगे दोस्तों, 29 याद करना, 2 + 9 = 11, ठीक है। तो 2 + 9 = 11। तो अनुसूची 11 में कितने विषय हो गए, 29 विषय हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी के द्वारा संविधान में भाग जो है, तो भाग आपके 9 जोड़ा गया, ठीक है। तो संविधान में भाग 9 जो है, यह भी आपके इसी 73वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उसको लिखना आपके अनुसूची नंबर 11, ठीक है। इसके बाद अनुसूची नंबर 12 कौन सा है, अनुसूची नंबर 12 लिखिएगा। अनुसूची नंबर जो 12 है लिखना आपके, यह है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और ये नगरीय,
स्वशासन जो है इसकी बात करता है, ठीक है। ये आपके अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात करता है। इसमें अगर पूछूं आपसे विषय कितने आपके, तो यहाँ पर विषयों की संख्या लिखना कितनी आपकी है, यहाँ पर 18 विषय हैं। कितने विषय? 18 विषय हैं। इसके द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया ना, संविधान में भाग 9A जो है ये जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। तो अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 12, चारों आपको ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको लिखा दिया है। संविधान संशोधन कौन सा है, किस वर्ष का है और क्या उससे चेंज आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको विषय का नाम, विषय जरूर ध्यान है। यहाँ 29 विषय है, यहाँ पर आपके 18 विषय है, ठीक है। यहाँ संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, यहाँ 9A जोड़ा गया ना। ये आपके 1992 का है, ये भी 1992 का है, ठीक है। दोनों के दोनों लागू कब होते हैं आपके? सो यह 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, ये आपके जून 1993, सुना, ये कब लागू होता है? ये आपके जून 1993 जो है ये लागू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं ना। ये सारे पॉइंट दोस्तों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये संविधान की दोस्तों 12 अनुसूची जो है वो आपके सामने यहाँ पर, कितना सब कुछ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है संविधान की 12 अनुसूची में, ठीक है। ये संविधान की 12 जो अनुसूची है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये भाग 9 है और वो भाग 9 है बेटा ना, तो ये भाग 9 है, ये भाग 9A। ऐसा भाग 9B भी है ना, 9B भी है, ठीक है, जो कि सहकारी के लिए है ना, तो अलग अलग है ना। ये 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है और ये वाला आपके 1 जून, लिख लो, डेट लिख लो, 1 जून 1993 को लागू होता है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल पूछ सकता है कब लागू होता है, तो वहां पे दोस्तों आपकी टाइम फिक्स हो जाती है ना। जनसंख्या और जनगणना की सूची का दोस्तों विषय आपके, दोस्तों जनगणना कौन करवाता है? डोपा। अरे जनगणना कौन करवाता है भाई? कभी दोस्तों देखा है राज्य ने जनगणना करवाई हो? नहीं, केंद्र ही करवाता है। तो जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, ठीक है। जनगणना किस सूची का विषय? संघ सूची का। और जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का ना। जनसंख्या किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनगणना संघ सूची का विषय आपको ध्यान रखना है ना। चले अब दोस्तों आगे बढ़िएगा ना। अब आते हैं हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ। देखिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देखो ज्ञान देने का समय चला गया बेटा ना, या फिर ज्ञान तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मेरी 50 मास्टर क्लास में पेपर में सवाल मिलेंगे और मैंने आपसे यही कहा था, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं आपको ज्ञान दूंगा 50 क्लास में, नहीं दूंगा, ठीक है, ना ही मैं दे पाऊंगा। मैं आपको 50 क्लास में क्वेश्चन जरूर दूंगा आपके एग्जाम के लिए। उसके लिए मुझे मेरे अनुसार चलने दो, ठीक है। आप भी मेरे साथ चलते रहो। आप बहती गंगा में आप हाथ धो, आप आम खाओ, गुठलियां क्यों देख रहे हो? आपका रिवीजन चल रहा है दोस्तों। 50 मास्टर क्लास का मतलब रिवीजन करा रहा हूं आपको ना। चलिए सो महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों संविधान में पूछूं आपसे, तो संविधान में तो कितने अनुच्छेद थे आपके? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। कई लोग कहेंगे 450 अनुच्छेद है, कई कहता है 440 है, कोई 450, कोई 500, कोई 1200। जो भी आपसे कहे कि 395 से अधिक अनुच्छेद है, आप उससे पूछना कि 396वां अनुच्छेद कौन सा है ही नहीं संविधान में, ठीक है। और मूल संविधान में भाग पूछो कितने थे आपके, तो 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 22 भाग है और आपके 395 अनुच्छेद है। अब देखिए हम दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ आ रहे हैं। लिखिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1, महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं करूंगा ना। आर्टिकल 1, सो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ होगा। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसे? यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहला क्वेश्चन अनुच्छेद 1 में भारत के लिए कौन से दो वर्ड हैं?
इंडिया और भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त, इनका उल्लेख नहीं है, इंडिया और भारत का उल्लेख है। सेकंड क्वेश्चन, जो भारत कैसा राज्यों का संघ है। अब एक क्वेश्चन पूछता दोस्तों कि भारत निम्न में से दोस्तों कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों नोट लिखिएगा आप यहीं पर। अब जो एग्जाम में सवाल पूछता है वो लिखा रहा हूं दोस्तों ना। भारत जो है दोस्तों, भारत जो है सवाल पूछे तो भारत क्या है, तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका दोस्तों मतलब क्या है, दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं उनमें कमी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ सालों पहले तक हमारे यहाँ 29 राज्य थे, आज दोस्तों 28 राज्य हैं। हो सकता है भविष्य में 40 हो जाए, हो सकता है भविष्य में 20 हो जाए। तो हमारे यहाँ पर राज्यों का दोस्तों विनाश संभव है। दो राज्य मिलकर के एक राज्य बना सकते हैं। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था आपके, आज दोस्तों अलग हो गया। पहले झारखंड बिहार में था, आज अलग हो गया। तो राज्यों का विनाश संभव है। दो राज्य मिलकर एक राज्य मिलकर दो राज्य बन सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर राज्य कैसे हैं, विनाशी। लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कल को दोस्तों ये नहीं कि झारखंड बिहार से अलग हुआ और झारखंड कह दे कि हम तो अलग देश बनाएंगे, नहीं। बिहार से झारखंड तो अलग हो सकता है, पर भारत से झारखंड अलग नहीं हो सकता। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अमेरिका में राज्य को भी आप हाथ नहीं लगा सकते, तो अमेरिका में राज्यों को भी आप नहीं तोड़ सकते। तो अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, आप यहीं पे लिख लो। अमेरिका जो है यह अविनाशी राज्यों का वहां राज्य बहुत पावरफुल है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हमें तो एग्जाम में सवाल ठीक करना है, तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 की बात करूं आपसे, तो आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है नए राज्य का प्रवेश। क्या लिखा हुआ है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। मैं इंग्लिश साथ के साथ बोलता जा रहा हूं आपको ना, नए राज्यों का प्रवेश। तो नए राज्य का जो प्रवेश है यहां लिखा हुआ है एडमिशन, दोस्तों एडमिशन। अच्छा दोस्तों, आप क्लास 9 से एक स्कूल के अंदर दोस्तों, अच्छा आपसे मैं सवाल पूछता हूँ दोस्तों, ये एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है और दोस्तों ये एक दूसरा स्कूल है, ठीक है। दोस्तों दो कंडीशन आपके सामने दोस्तों, मान लो दोस्तों आप इस स्कूल से नए स्कूल में जाते हो, ठीक है। आप ये स्कूल छोड़ दिया आपने जो क्लास 9 यहाँ कर ली और फिर दोस्तों क्लास 10 के लिए आप यहाँ चले गए, नए स्कूल में चले गए, ठीक है। दोस्तों सेकंड दोस्तों कंडीशन ये है कि आप दोस्तों क्लास 10 के बाद में क्लास 11th में इसी स्कूल में आगे बढ़ते हो। तो मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से एडमिशन नया कौन सा हुआ। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों कंडीशन में से दोस्तों नया एडमिशन कौन सा हुआ, ये वाला एडमिशन हुआ या दोस्तों ये वाला एडमिशन हुआ, ठीक है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों कंडीशन में से नया दोस्तों एडमिशन कौन सा हुआ। तो आपको स्पष्ट है कि सो ये वाला नया एडमिशन है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाऊंगा तो ये नया एडमिशन है, ठीक है। और यहां से यहां पर जाऊंगा तो दोस्तों ये नया एडमिशन नहीं है। तो यहाँ लिखा हुआ है नया राज्य का प्रवेश। तो कोई और राज्य अगर भारत में शामिल होना चाहे जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, भारत के दोस्तों बाहर कैसा, मान लो दोस्तों कल को पाकिस्तान का बलूचिस्तान कहे कि हमको तो भारत का हिस्सा बनना है, तो वो आर्टिकल 2 से बनेगा। समझ गए मेरी बात को। कल को दोस्तों पाकिस्तान कह दे कि भाई हमें तो भारत का नया राज्य, भारत में राज्य बनना है, तो आर्टिकल 2 से बनेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और किस संविधान संशोधन से, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के 1975 के द्वारा भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम भारत के कौन से नंबर का राज्य था, 22वें नंबर का, देखना सिक्किम भारत का 22वें नंबर का राज्य था, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 2 में। दोस्तों आगे लिखिए आर्टिकल नंबर 3 की बात करता हूँ। आर्टिकल 3 जो है, वैसे मैं चाहता तो इनको लिखा हुआ लाता दोस्तों, लाइन फेरता, आप खुश हो जाते, कम टाइम में हो जाता,
अब मुझे लगता है कि मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ तो आप भी अपने हाथ से लिखोगे, आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, इसलिए मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ याद हो सकते हैं ना। अनुच्छेद 203 जो है ये दोस्तों वही है आपके एक स्कूल में एक से दूसरे में। तो बिहार से क्या हुआ, झारखंड अलग हुआ, ये आर्टिकल 3 है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के द्वारा होता है। तो लिखिएगा राज्यों की सीमा, राज्यों की सीमा कोमा दोस्तों आपके राज्यों की सीमा कोमा राज्यों के नाम में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है आपके, ये आर्टिकल 3 से होता है। ये पावर किसके पास है दोस्तों, ये अंतिम पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास में। ये शक्ति किसके पास है, यह शक्ति है किसके पास, पार्लियामेंट के पास में। संसद के पास दोस्तों पावर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, ये पावर आपके पार्लियामेंट के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। से पावर मैं आपको एक अलग से चार्ट बनवाऊंगा जिसमें कौन सा राज्य कब बना दोस्तों लिखाऊंगा आपको, ठीक है। कौन सा राज्य कब बना, अभी जो लेटेस्ट दोस्तों बना है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी कौन सा राज्य कब बना ये दोस्तों अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है यह है दोस्तों पहले राज्य था, ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों राज्य था आपके। और फिर दोस्तों अब इससे अलग होकर क्या बन गया, इससे अलग होकर के आपके जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया और आपके लद्दाख एक यूटी अलग से बन गया, ठीक है। तो दोनों बन गए आपकी। और ये किसके द्वारा बनता है, ये आपकी कौन सी तारीख में बनता है दोस्तों, आपकी ये 31 अक्टूबर 2019 को बनता है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूटी जो है दोस्तों बन गए, ठीक है। ध्यान रखना यह क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पूछूं आपसे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, और दमन दीव जो है इनका दोस्तों भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है। और इनका विलय करके एक आपके यूटी बना दिया गया ना। इनका विलय कब होता है, 26 जनवरी 2020 को इनका विलय हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा, दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय कब होता है, 26 जनवरी 2020 को। बाकी मैं आपको एक पूरी सूची बनवाऊंगा जहां पर कौन सा राज्य कब बना वो आपको लिखा दूंगा उस पूरी सूची के अंदर, ठीक है। ये दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 3 है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके दोस्तों आर्टिकल नंबर 5 से 11 लिखना। आर्टिकल 5 से 11 जो है यह संविधान का दोस्तों संविधान का दोस्तों भाग 2 है। और इसमें किसका उल्लेख है, सिटीजनशिप का उल्लेख है इसके अंदर, जो नागरिकता है दोस्तों इसका उल्लेख किया गया, ध्यान रखना। अच्छा भारत में एकल नागरिकता है दोस्तों ना, मतलब भारत में आप जैसे मेरे पास में इंडिया की नागरिकता है, राजस्थान की कोई नागरिकता नहीं है ना, इंडिया की नागरिकता है। ऐसे भारत में पूरे भारत में केवल सिंगल सिटीजनशिप है, और वह किसकी दोस्तों, वह आपके इंडिया की है दोस्तों। अमेरिका में दो हैं, एक उस राज्य की जिसमें रह रहे हो और एक आपके यूएसए की। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है दोस्तों। यूएसए में क्या है, यूएसए में दोहरी नागरिकता आपको ध्यान रखना है। जबकि हमारे यहाँ पर कौन सी है, हमारे यहाँ पर इंडिया में एकल नागरिकता आपको ध्यान रखना है, सिंगल सिटीजनशिप आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछो दोस्तों आपसे यहाँ पर, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया, आपको नोट करना है, ठीक है। ये हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो सो भारत के अंदर है। अच्छा इसकी जो पावर है वो किसके हाथ में, संसद के हाथ में, ठीक है। इस भाग की जो पावर है आपके संसद के पास में, इस भाग की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये भाग आपके संविधान के लागू होने से पहले लागू हो गया। संविधान में लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये वाला भाग आपके दोस्तों ये वाला भाग 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। तो लिखिएगा संविधान का भाग 2 कब से लागू हो गया है, ये आपके 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया है, जिस तारीख को संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। संविधान पूर्ण हुआ उस तारीख को जो है संविधान का भाग 2 जो है लागू हो गया था। बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी संविधान कब लागू हुआ, बाकी संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ये संविधान का दोस्तों भाग 2 है, आर्टिकल 5 से 11, ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों भाग कौन सा आता है दोस्तों, इसके बाद भाग आता है संविधान का भाग 3, ठीक है। और सो भाग 3 के अंदर जो आर्टिकल आपके भाग 3 किससे संबंधित है, आपके आर्टिकल नंबर 12 से 35 जो है यह संविधान का भाग 3 है।
और इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख, किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया? संविधान के भाग 3 में कहा गया है। सवाल पूछे संविधान की, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सवाल पूछे संविधान का दोस्तों मैग्ना कार्टा कौन सा भाग है? संविधान का भाग 3 लिखिएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा पूछूं आपसे कौन सा भाग है, तो संविधान का मैग्ना कार्टा जो है ये भाग 3 है, आपको ध्यान रखना है। मतलब महत्वपूर्ण पूछूं आपसे, महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, वह दोस्तों आपके यही है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, जिसमें अधिकारों की बात की गई हो ना, और वह भाग कौन सा है? वह भाग आपके भाग 3 है। सवाल पूछे कि मूल संविधान में कितने आपके आर्टिकल, कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे ना। सवाल पूछे कि आपसे मूल संविधान जो है, तो मूल संविधान में हमारे पास में 7 मौलिक अधिकार थे, ध्यान रखना, ठीक है। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने? वर्तमान में हमारे पास में 6 मौलिक अधिकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों कहाँ से लिया है हमने इनको? दोस्तों हमने इनको यूएसए के संविधान से लिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से आपके? दोस्तों देखिएगा, आपके पहला मौलिक अधिकार है कौन सा? समानता का अधिकार। कौन सा है? पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। और यह अधिकार कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। ये 5 आर्टिकल किसके? समानता के अधिकार के, ठीक है। नंबर 2 आर्टिकल आपके आपके स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों, या फिर आपके राइट ऑफ लिबर्टी। क्या है? राइट ऑफ लिबर्टी पहला है दोस्तों, ये इक्वलिटी है ना दोस्तों, ये कौन सा आपकी? ये आपकी इक्वलिटी वाला है। और सेकंड वाला दोस्तों आपके राइट ऑफ लिबर्टी हो गया दोस्तों, राइट ऑफ लिबर्टी हो गया आपकी। और राइट ऑफ लिबर्टी पूछूं आपसे, ये कौन सा है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 हो गया। नंबर 3 पूछूं आपसे, नंबर 3 कौन सा आपके? सो नंबर 3 लिखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध पूछूं आपसे अधिकार दोस्तों, आपके एक्सप्लोटेशन जो आपके एंटी एक्सप्लोटेशन पूछूं आपसे विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 24 हो गया। नंबर 4 लिखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये आपके हमारा कौन सा हो गया? आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हो गया, ठीक है। इसके बाद नंबर 205 लिखिएगा, आपके नंबर 205 लिखना, आपके नंबर 5 है अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। तो लिखिएगा आपके अल्पसंख्यक शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए। ये कहाँ दिया हुआ? ये आपके आर्टिकल नंबर 29 और 30 में लिखा हुआ दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 लिखना, आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके, ये आर्टिकल नंबर 32 हो गया। कौन सा हो गया? आर्टिकल 232 आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये आपके 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में। दोस्तों कौन सा हट गया? तो यहाँ पर देखो 29, 30 और 31 नंबर वाला दोस्तों हट गया, ठीक है। तो लिखिए, आपकी संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, यह आपके संपत्ति का दोस्तों अधिकार, यह आर्टिकल नंबर 31 में लिखा हुआ था, ठीक है। और दोस्तों ये अब जो है, ये आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह आपके आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट दोस्तों हो चुका है। और वर्तमान में ये एक विधिक अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार, ठीक है। तो सवाल पूछे कि भाई कौन सा अधिकार हट गया, तो ये वाला अधिकार हट गया है। ये एक संवैधानिक अधिकार है वर्तमान में, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट वर्तमान में नहीं है। कहाँ पर है वर्तमान में? आर्टिकल नंबर 300 में। अब इसमें जो जो हमारे दोस्तों काम के आर्टिकल है, एक बार फटाफट दोस्तों मैं आपको लिखा देता हूँ। इसके अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग 3 ही होता है। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर आप दोस्तों, आप है ना, एक काम करना, आप दिल्ली पुलिस का पुराना पेपर चेक करना, आपको हर पेपर में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज का सवाल निश्चित तौर पर मिलेगा। अच्छा, कौन कौन ने डीपीएसपी का दोस्तों पुराना पेपर चेक किया है? सॉरी, दिल्ली पुलिस का पुराना पेपर किस किस ने चेक किया अभी तक? कौन कौन इनको लगा रहा है? पीवाईक्यू जो है, इनको दोस्तों कौन कौन कभी सोल्व किया है, कभी देखा है? आप में से कोई है जिन्होंने पीवाईक्यूज को देखा है? ऐसे कौन कौन है? दिल से हाथ खड़ा करना। देखो, आपका नाम किसी को दिखाई नहीं दे रहा मेरे अलावा, ठीक है।
मेरे अलावा किसी को नहीं दिख रहा है। ऐसे कौन कौन है आप में से जिन्होंने दिल्ली पुलिस के जो PYQs हैं, पुराने साल के जो पेपर है, उनको गो थ्रू हुए हैं, उनको देखा है आपने किसी पेपर को? आप चेक करना, आपको हर पेपर में DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका सवाल दोस्तों, इसका सवाल तो 100% है हर पेपर में, इसका सवाल 100% हर पेपर में दिया गया है। आप चेक करना एक बार दोबारा से। अब आज के बाद देखना, इसका सवाल 100% आपके एग्जाम में दिया गया है। और मैंने जो बुक तैयार की है ना, उसमें भी इसका हर सवाल लिया है, मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा इसका, क्योंकि मुझे पता है कि ये वापस आएगा एग्जाम में। तो आजकल उनका जोर इस पे हो गया है, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते ना, पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको वो भी दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको लिखाऊंगा, इसको जरूर ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हम आपके बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों ना। आर्टिकल 14 जो आपके सवाल पूछे कि भाई विधि का शासन कहाँ पे लिखा हुआ है, रूल ऑफ लॉ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ जो है, विधि का शासन जो है आपके, ये आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है। विधि के समक्ष समता पूछे आपसे, इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि भाई विधि के समक्ष समता, विधि आपके लॉ है ना, विधि मतलब लॉ, विधि के समक्ष समता पूछे आपसे, या फिर विधियों का समान संरक्षण पूछूं आपसे, ये आर्टिकल 14 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 15 पूछूं आपसे, दोस्तों आर्टिकल 15 में बहुत सारे दोस्तों बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आर्टिकल 15(1) जो है आपके, वहां पे लिखा हुआ है धर्म, जाति, लिंग, ये आधार पूछता है आपसे, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोस्तों प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15(1) में क्या दोस्तों आपके, दोस्तों आर्टिकल 15(1) में लिखा हुआ है धर्म, धर्म जाति, धर्म जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान, धर्म जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान जो है, इनके आधार पर के आधार पर प्रवेश में, दोस्तों प्रवेश की बात कर रहे हैं ना, प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो तो दो तरह के भेदभाव है आपके, मतलब दो जगह भेदभाव हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, वो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है, ठीक है। नौकरी में आरक्षण किसमें, आर्टिकल 16 में। दोस्तों एक होता है किसी स्कूल में, देखते हो आप कोई स्कूल है वहां पर SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती है आपकी, तो देखते हो आपकी, वो आपकी क्या है, प्रवेश के आधार पे। तो प्रवेश के आधार पर भेदभाव इन 5 आधार पे नहीं होगा, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। 15(1) में लिखा हुआ है दोस्तों। इसके बाद जितने आर्टिकल है 15 में, 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), दोस्तों 15(6), उनमें इनका अपवाद लिखे हुए हैं कि यहाँ भेदभाव कर सकते हैं, सो ना। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है महिला और बच्चों के मामले में भेदभाव कर सकते हो दोस्तों ना, ऐसे लिखा हुआ। 15(6) में लिखा हुआ है EWS जो है उसको 10% आप आरक्षण दे सकते हो दोस्तों। कौन से में लिखा हुआ है, 15(6), ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 15(6) जो है दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है EWS जो है, इसको प्रवेश में 10% आरक्षण जो है यह दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और EWS जो है आपके इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए 10% जो आरक्षण है आपके सो, ये हमारे संविधान में कौन सा संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन, ये भी आपको ध्यान रखना है 2019, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 भी आपको ध्यान रखना है। ये 15(6) दोस्तों आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षण दे सकते हैं, 15(6) में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। वही दोस्तों आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 16 क्या बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 16 बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। लोक नियोजन जो है आपकी, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता जो है, यह हमारा कौन सा आर्टिकल है, यह हमारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 16 है। मतलब दोस्तों इसका ये है दोस्तों, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि नौकरी में आरक्षण। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों आपकी नौकरी में, सरकारी जो नौकरी है, इस सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है उसका दोस्तों लिखा हुआ है कहाँ पर, ये लिखा हुआ है आपके आर्टिकल नंबर 16 में लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 16 दोस्तों 16 जो है आपके, यहाँ पर जो आधार है वो दोस्तों 7 आधार है। यहाँ पर कितने आधार है, 7 आधार है। 5 तो पहले वाले ही हैं, धर्म, जाति,
लिंग, वंश, जन्म स्थान। दोस्तों एक दोस्तों आधार नीचे आता है, कौन सा आपके, वह था आपके, कौन सा आपके, वह आपके निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, निवास स्थान जो है वो भी आपके दोस्तों आधार आएगा। अच्छा एक आधार और आता है, आप में से कौन बताएंगे, बताओ दोस्तों। यहाँ पर जो आपके आधार है, यहाँ पर 7 आधार है। जैसे ऊपर दोस्तों 5 आधार थे ना, यहाँ 7 आधार है। ठीक है, धर्म है, जाति है दोस्तों आपकी, लिंग है, वंश है, जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कौन से 2 आधार है बताओ। ठीक है बताओ, देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 3 पेपर देखें, सब में पूछा गया। हाँ आता ही है ना, बताओ। धर्म है, जाति है, लिंग है, वंश है, जन्म स्थान है, और 2 दोस्तों आधार कौन से हैं, जल्दी बताओ। स्नान घाट, अरे आधार पूछ रहा हूं दोस्तों, कौन से आधार आपके सुना। रंग, रंग कहाँ है दोस्तों, रंग कोई आधार नहीं है ना। एज, एज भी क्या क्या दोस्तों, एज, अरे भाई रवि कुमार एक बार लिख दे। हाँ दोस्तों, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव दोस्तों, उद्भव, ओरिजन, ओरिजन, उत्पत्ति दोस्तों, उद्गम, ओरिजिन जो है ये भी इसका आधार है। ठीक है, उत्पत्ति, उद्गम, ओरिजिन जो है ये भी इसका आधार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, उद्गम जो है ये इसके आधार है। इन आधार पर आपके सरकारी नौकरी में आपके भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ भी दोस्तों आपकी, यहाँ भी जैसे यहाँ पर 15/6 है ना आपके, ऐसे यहाँ पर 16/6 है। ठीक है, 16/6 में वही आपकी ईडब्ल्यूएस जो है इसको 10% आरक्षण की बात जो है वो यहाँ पर की गई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10% आरक्षण की बात जो है ईडब्ल्यूएस में की गई है, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखिए आर्टिकल नंबर 17, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 17 जो है आपके लिखना अस्पृश्यता का अंत। पूछूं आपसे, अस्पृश्यता जो है आपके सो अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी या फिर हिंदी में कहूं तो आपके अनटचेबिलिटी, या फिर जो हिंदी में कहें आपसे छुआछूत है ना, इसका अंत कहां पर, इसका अंत आपके आर्टिकल नंबर 17 दोस्तों ना, दोस्तों आर्टिकल नंबर 17 में। अच्छा इसका अंत करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था एट्रोसिटी एक्ट दोस्तों ना, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 नोट करना दोस्तों। ये फेमस है किस नाम से, फेमस है एट्रोसिटीज एक्ट है ना। तो एट्रोसिटीज एक्ट जो है ये भी सवाल पूछ सकता है कब आया था, ये आपके आर्टिकल नंबर 17 दोस्तों। अरे वो SC ST वाला एक्ट है ना आपके, किसी SC ST को आपने कोई गाली दे दी या फिर उसको उसके जात के से बुला दिया, तो उसमें इस केस में होता है केस है ना, SC ST के एक्ट आपके आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत का अंत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर दोस्तों 18 आता है दोस्तों, कौन सा आता है, इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 18 आता है। और सो आर्टिकल 18 जो है आपके, इसकी मैं बात करूं आपसे लिखना, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है ना, जो उपाधि है इन उपाधियों का दोस्तों अंत कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 18 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत कहाँ पर, आर्टिकल नंबर 18 में। टाइटल्स की बात कर रहा है दोस्तों ना, अवार्ड्स की बात नहीं कर रहा है, टाइटल्स की बात कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो इसमें अपवाद कौन सा है, तो शिक्षा और सेना जो है वो इसका अपवाद है ना, शिक्षा और सेना जो है ये इसका अपवाद है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विद्या और सेना जो है ये इसका अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आर्टिकल कौन सा आता है, इसके बाद आर्टिकल आता है 19(1)A, लिखना 19(1)A क्या बोलता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लिखना विचार और अभिव्यक्ति जो है, इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये कहाँ लिखी हुई है आपके, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 19(1)A में लिखी हुई है। ठीक है, तो विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)A में लिखी हुई है। आपके पास बोलने की फ्रीडम है, आपके पास दोस्तों नहीं बोलने की फ्रीडम है,
आप बोलो, अपनी बात को एक्सप्रेस करो। नहीं बोलना भी दोस्तों क्या है, नहीं बोलना भी अभिव्यक्ति है ना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप जो एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। एक तो आपके दिमाग में है वो विचार है, उस विचार के ऊपर दोस्तों एक्शन लिया। मान लो मेरे दिमाग में है कि तुम्हारे झापड़ मारना है, ठीक है, तो मैंने केवल सोच लिया, मारा नहीं, तो विचार था, और मैंने तुम्हारे झापड़ मार दिया, तो वो क्या हो गया, अभिव्यक्ति हो गया। आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल नंबर 19(1) विचार और अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है, इसकी बात करता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 20। कौन सा लिखोगे दोस्तों, आर्टिकल नंबर 20 लिखिए, ठीक है। आर्टिकल जो 20 है आपके, वो दोस्तों एक ही अपराध के लिए 2 बार किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसे बोलते हैं आपकी जियोपार्डी। क्या बोलते हैं, इसे जियोपार्डी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक ही अपराध के लिए 1 बार दंडित करेंगे दोस्तों, ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। दोस्तों एक आर्टिकल 20 में ये भी लिखा हुआ है कि किसी को दोस्तों आपने दोस्तों किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। दोस्तों ये आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि अपने खिलाफ, अपने स्वयं के खिलाफ, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 21। कौन सा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21 आता है। और आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखिएगा आपकी प्राण और दैहिक, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपके, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, ये आर्टिकल 21। संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, यही दोस्तों आर्टिकल, संविधान सबसे बड़ा आर्टिकल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दोस्तों आर्टिकल 21 में, इसी आर्टिकल 21 में क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 21A है ना। इसी आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, और इसमें लिखा हुआ है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का जो अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 21A के द्वारा। और एक ये पूछूं आपसे दोस्तों, संविधान में जब भी आपको कैपिटल ए मिल जाए ना, मतलब वो कोई ना कोई संशोधन संविधान में हुआ है, इस कैपिटल का मतलब है ना, कोई भी कैपिटल मिले संविधान में संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर संशोधन कौन सा है, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब की दोस्तों बात है आपकी, ये आपके 2002 की बात है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 है ना, ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पर सवाल आपसे पूछे दोस्तों, यहाँ पर उम्र क्या है, एज क्या है बच्चे की आपके, यहाँ पर एज है 6 से 14 ईयर्स। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका भगवान जाने, कि एज कौन सी, एज आपकी 6 से 14 ईयर्स की एज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसको लागू करने के लिए संविधान में, इसको लागू करने के लिए हमारे यहाँ पर एक कानून आता है RT एक्ट है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। कब की बात है, 2009 की बात है। और कब से लागू होता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक तो अधिनियम हमारे पास है कौन सा, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI एक्ट है ना, इसे बोलते हैं सूचना का अधिकार, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, सूचना का अधिकार कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। और यह अधिनियम किस वर्ष का है, 2005 का, ठीक है। 2005 का है, 12 अक्टूबर 2005 से लागू होता है, ठीक है। ये दोस्तों अलग है ना, ये अलग है, राइट टू इंफॉर्मेशन अलग है और राइट टू एजुकेशन अलग है, ठीक है। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे दोस्तों आपको मैंने राइट टू एजुकेशन आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहली क्लास में सारे अधिनियम लिखवाया था ना। दिल्ली पुलिस की जो पहली क्लास यूट्यूब पर हुई थी, कौन कौन था उसके अंदर, अच्छा कौन कौन था उसके अंदर, मैंने उसमें लिखवाया था ना। दिल्ली पुलिस की जो पहली क्लास हुई थी आपकी,
उसमें मैंने आपको फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है PYQ में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 6 to, क्योंकि मैंने आपकी बुक तैयार की तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से बने थे ना। तो 6 से 14 ईयर्स का जो एज है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखना 2005 का अधिनियम है, और राइट टू एजुकेशन 2002 का 86वां, राइट टू एजुकेशन 2009 का 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसी आर्टिकल 21 में क्वेश्चन और भी है, ठीक है। तो इसी आर्टिकल 21 में और भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सवाल पूछे विदेश जाने का अधिकार कहाँ पे दोस्तों आपके, तो विदेश जाने का अधिकार भी यहीं पर। अच्छा दोस्तों ये भी लिख लो, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, किस केस में कहा गया, मोहनी जैन केस में। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ना, देखिएगा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये किस केस में सामने आता है, मोहनी जैन केस में ना। तो मोहिनी जैन केस जो है, मोहनी जैन केस में यह सामने आया था कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, ठीक है। दोस्तों आगे लिखिएगा, विदेश जाने का अधिकार पूछूं आपसे, विदेश जाने का अधिकार भी आर्टिकल 221 में लिखा हुआ है। किस केस में सामने आता है, ये आपके मेनका गांधी केस में। किसमें, मेनका गांधी जो केस था इसमें सामने आता है, आपको नोट करना है, ठीक है। मेनका गांधी जो केस है इसमें सामने आता है विदेश जाने का अधिकार, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों एक है लिखना निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार, ठीक है। ये सब आर्टिकल 21 में चल रहा है ना। राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये किस केस में आता है, ये भी दोस्तों आर्टिकल 21 में लिखना आपकी। यह केस था पुट्टा स्वामी केस, और ये क्यों महत्वपूर्ण बनेगा एग्जाम में कि अभी दोस्तों पिछले ही साल आपके इनका निधन हुआ था, पुट्टा स्वामी जी का, ध्यान रखना है। तो राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट दोस्तों, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। विदेश जाने का दोस्तों अधिकार भी आपको नोट करना है, ठीक है। स्वच्छ दोस्तों आपके, जैसे कि स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार पूछूं आपसे, स्वच्छ दोस्तों हवा में सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ हवा में रहने का अधिकार दोस्तों, ये भी आपके आर्टिकल 21 में आता है। तो आर्टिकल 21 में आता है आपके। इसके अलावा पूछे दोस्तों आपसे, इसके अलावा पूछे पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार पूछूं आपसे, पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, ये भी किस में आता है, ये भी आपके सो आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, लिखना दोस्तों आपके आर्टिकल 21 में आता है पर्याप्त नींद लेने का अधिकार। और स्वच्छ हवा में रहने का, श्वास लेने का दोस्तों अधिकार जो है, यह भी आपके आर्टिकल 21 में आपके सो लिखना। मेडिकल चिकित्सा पाने का अधिकार, किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो उसको किसी भी हॉस्पिटल में लेकर जाओगे तो कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। मेडिकल चिकित्सा आपके पाने का जो अधिकार है, यह भी किसमें आपकी, यह भी आपके आर्टिकल दोस्तों आपकी 21 के अंदर लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर लिखा हुआ है। ये सारे केस जो है, ये सारे के सारे आपसे पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। विदेश जाने का अधिकार किसमें, निजता का अधिकार, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार, पर्याप्त दोस्तों नींद लेने का अधिकार। ये बाबा रामदेव बड़ा केस था ना, कि बाबा रामदेव जो है वो दोस्तों दिल्ली में बैठ गए थे, रामदेव आपके जो अनशन है वहां पर, तो रात में पुलिस आती है, आपके भगा देती है उनको। बाबा रामदेव कोर्ट जाते हैं, कहते हैं मैं तो नींद ले रहा था, ये आपके यहाँ पर पर्याप्त, ये यहाँ पर हमें हमारी नींद खराब कर दी। तो को सरकार, पुलिस कहते, कोर्ट कहती है कि हाँ भाई आपके पास में पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आर्टिकल 21 के बाद उसको लिखना आर्टिकल 22। पहले मैं इस आर्टिकल को नहीं लिखवाता था, अब मैं इंपॉर्टेंट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 222 जो है, सवाल पूछे आपसे निवारक निरोध जो है, ये किस आर्टिकल में दोस्तों ना लिखना, निवारक निरोध जो है ये आर्टिकल नंबर 22 है। पहले मैं इसको नहीं लिखवाता था, दोस्तों अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ आर्टिकल 22, ठीक है। इसको दोस्तों बोलते हैं प्रिवेंटिव लॉ दोस्तों ना, प्रिवेंटिव लॉ कहते हैं इसको, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिवेंटिव लॉ कहते हैं ना। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कोई व्यक्ति संसद के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक मैप बनाने में लगा हुआ है, और डेली दोस्तों वहां पर आसपास घूम रहा है, डेली वहां पर देख रहा है कि कौन कितनी दूरी पे खड़ा हुआ है, कौन सा पुलिस वाला कहाँ खड़ा हुआ है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, बिना कारण बताए कर सकती है पुलिस गिरफ्तार। इसे बोलते हैं निवारक निरोध। कोई व्यक्ति अपराध करने की संभावना है कि वो भविष्य में अपराध कर सकता है, तो उसको अपराध करने से पहले ही डिटेन कर लेना, उसको अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लेना, डिटेन कर लेना, वो होता है निवारक निरोध। अभी कुछ दिनों पहले लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक को इसी आर्टिकल के द्वारा गिरफ्तार किया गया ना, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। आपकी अभी कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक आपको याद है ना, सोनम वांगचुक जो है
इन्हें इसी आपके जो लद्दाख से इसी आर्टिकल द्वारा गिरफ्तार किया गया, नोट करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बड़ा फेमस अधिनियम है आपके, जिसको हम बोलते हैं रासुका। ठीक है, रासुका कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, रासुका मतलब NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका हवाला देकर गिरफ्तार करते हैं। ये 1980 का है ना। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, क्या बोलते हैं इसे? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, और रासुका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासुका कहते हैं। और 21 वर्ष का है, 1980 का है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव लॉ आर्टिकल 22 में लिखा हुआ। आपको थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना आर्टिकल 222 के बारे में। ठीक है, आगे लिखिए आर्टिकल 23। दोस्तों आर्टिकल 23 की मैं बात करूं आपसे, आर्टिकल 23 जो है, देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके दोस्तों। आर्टिकल 23 जो है वह मानव अंगों की तस्करी पे दोस्तों रोक लगाता है। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार पे रोक पूछूं आपसे, मानव दुर्व्यापार या फिर मानव अंगों की तस्करी जो है आपके सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर रोक कहाँ लगाता है? आपके यहाँ लगता है। ठीक है दोस्तों, किडनी बेच देना किसी के, आपकी ये रोक है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव अंगों का व्यापार करना, तस्करी करना, इसके ऊपर रोक। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बलात्श्रम जो है, किसी से जबरदस्ती दोस्तों आपके मजदूरी करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना आपके, कि भाई तू भी मजदूरी करेगा, तेरे बच्चे भी मजदूरी करेंगे आपके, ये सब आपके यहाँ पे रोक लगाई गई है ना। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर रोक है, आपको ध्यान है ना, आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। दोस्तों आर्टिकल 24 पूछूं आपसे, दोस्तों आर्टिकल 24 जो आपके 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं आपके, कम उम्र के जो बच्चे हैं, इन्हें कारखानों में नियोजित नहीं करेंगे ना, इन्हें कारखानों में नियोजित नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 24 दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 25 पूछो दोस्तों आपसे, लिखिए अंतःकरण की, अंतःकरण की, अंतःकरण की स्वतंत्रता पूछूं आपसे, ये कहाँ लिखी हुई है? ये आपके आर्टिकल नंबर 25 में दोस्तों लिखी हुई है। इसे बोलते हैं लिबर्टी ऑफ कंसाइंस। किसकी दोस्तों? लिबर्टी ऑफ कंसाइंस कहते हैं। ठीक है, लिबर्टी ऑफ कंसाइंस कहते हैं। अंतःकरण, आप किसी भी धर्म को मानो, ये आपकी मर्जी है। आप किसी भी धर्म को नहीं मानो, ये आपकी मर्जी है। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करो, ये आपकी मर्जी है। राज्य इसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों? आप दोस्तों किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म को अपनाए दोस्तों, किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करें, यह आपके विवेक के ऊपर है। राज्य इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये आपके यहाँ पर आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है। ये दोस्तों आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि धर्मांतरण करवाना अपराध है। मैं अपनी इच्छा से धर्म चेंज करूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई जबरदस्ती मेरा धर्मांतरण करवाए, वो दोस्तों अपवाद है ना। तो इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि धर्मांतरण करवाना दोस्तों अपराध है, यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दोस्तों आपके बौद्ध, जैन और सिख है ना, बौद्ध, जैन और सिख जो है दोस्तों, इनको हिंदुओं के अंदर माना जाएगा। ठीक है, बौद्ध, जैन, सिख को हिंदुओं में काउंट किया जाएगा, हिंदुओं में काउंट किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध, जैन और सिख जो है इनको हिंदू में दोस्तों काउंट करेंगे। एक लास्ट पॉइंट और लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिख धर्म के लोग, खालसा पंथ को मानने वाले लोग जो हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो कृपाण छोटी तलवार की तरह होता है आपके, तो सिख धर्म के लोग कृपाण धारण कर सकते हैं। ये भी कहाँ लिखा हुआ है? ये भी आपके आर्टिकल नंबर 25 के अंदर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 25 में 4 बातें लिखी हुई हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस लिखा हुआ है, कोई भी धर्म मानो मत मानो, प्रचार प्रसार करो, तुम्हारी मर्जी है, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्मांतरण करवाना अपवाद है। बौद्ध, जैन, सिख को हिंदुओं में काउंट करेंगे, और सिख धर्म कृपाण धारण कर सकता है। ये आर्टिकल 25 के दोस्तों अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 26 में धार्मिक प्रबंधन जो है उसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 27 जो है ये कहता है कि धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा ना। धर्म के नाम पर जो कर है, धर्म के नाम पर जो कर है दोस्तों, ये नहीं लेंगे, ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल,
जजिया कर दोस्तों ना, एग्जाम्पल जजिया कर आपके गैर मुसलमान से जो कर वसूलते थे आपके, ये आपके एग्जाम्पल है। धर्म के नाम पर कर दोस्तों नहीं लेंगे, आर्टिकल 27 में लिखा हुआ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 29 महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक दोस्तों जो है उनके हितों का संरक्षण जो है वो दोस्तों आपके आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है। उनकी शिक्षा दोस्तों, उनकी संस्कृति, उनकी लिपि जो है उसका संरक्षण। तो लिखिएगा आर्टिकल 229 की बात करूँ दोस्तों आपसे, सो माइनॉरिटी जो है आपकी, जो अल्पसंख्यक है आपके, सो माइनॉरिटी है दोस्तों आपके, माइनॉरिटी जो है आपके, इनकी संस्कृति दोस्तों, इनकी लिपि इसका संरक्षण कहाँ पे लिखा हुआ है? इसका संरक्षण जो है आपके आर्टिकल नंबर 29 में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइनॉरिटीज कौन कौन है आपके दोस्तों? माइनॉरिटीज हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर है ना, धर्म के, जिस धर्म की जनसंख्या 50% से कम है हमारे यहाँ पर, वो आपके माइनॉरिटी में। हिंदुओं को छोड़कर सारी आपके जो धर्म है वो सारे दोस्तों माइनॉरिटी है। जैसे कि आपके मुस्लिम हो गया दोस्तों, मुस्लिम है आपके, इसके अलावा सिख हो गया आपके, सिख, इसके अलावा बौद्ध धर्म हो गया, लिखना बौद्ध दोस्तों, इसके अलावा पारसी हो गया, इसके अलावा ईसाई हो गया, और आपके सबसे लेटेस्ट हो गया कौन सा? जैन, कौन सा? जैन हो गया, ठीक है। तो ये 6 आपके क्या है? माइनॉरिटीज है ना, ये 6 क्या है? माइनॉरिटीज है। और मुस्लिम, सिख, बौद्ध, भारत में कितने माइनॉरिटीज पूछूं आपसे? तो ये 6 माइनॉरिटीज नोट करना, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन। सबसे लेटेस्ट कौन सी आपकी? सबसे लेटेस्ट आपके जैन, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 30 क्या बोलता है? सो आर्टिकल 30 बोलता है, सो माइनॉरिटी जो ग्रुप है आपके, माइनॉरिटी जो ग्रुप है यह अपने शिक्षण संस्थान जो है यह स्थापित कर सकती है, आपके शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, इनकी दोस्तों स्थापना कर सकते हैं, साथ में इनका प्रशासन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मदरसे है ना, मदरसे क्या हुए? मदरसे आपके माइनॉरिटीज ग्रुप के हुए, मुस्लिम धर्म के हुए, उसकी स्थापना वो कर सकते हैं और साथ में प्रशासन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल आता है कौन सा? 32, एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सवाल पूछे आपसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ लिखा हुआ है? संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला है? संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लिखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करोगे दोस्तों? हवन करेंगे। तो क्या करोगे आप? तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने की गारंटी देता है, और वो गारंटी किस बेस पे देता है? वो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों वहां पर 5 रिट जारी करता है। तो सवाल पूछूं, आर्टिकल 32 में कितनी रिट जारी होती है? 5 रिट जारी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जारी करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। सो 5 दोस्तों रिट कौन कौन सी आपकी? तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हैबीज कॉर्पस। कभी कभी दोस्तों हिंदी लिखता ही नहीं पेपर वाला, सीधा दोस्तों ऐसे लिखता है हैबीज, लिखना हैबीज कॉर्पस। अब पेपर वाला ऐसे लिख देगा तो आपको ध्यान रखना है। तो हैबीज कॉर्पस का मतलब है किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको सशरीर कोर्ट के अंदर उपस्थित करो, उसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को सीधा प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करो, ठीक है। सशरीर जो है, सशरीर कोर्ट में पेश करो, सशरीर कोर्ट में पेश करो, ये इसका मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबीज कॉर्पस, ठीक है। सेकंड दोस्तों रिट कौन सी है? परमादेश। क्या है? परमादेश सेकंड रिट है, इसको बोलते हैं मेंडमस। क्या बोलते हैं इसे? मेंडमस कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो परमादेश का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तुम्हें परम आदेश देते हैं, सबसे बड़ा आदेश, एब्सोल्यूट ऑर्डर, परम आदेश देते हैं। मान लो दोस्तों, मान लो कोई व्यक्ति है और सरकारी कर्मचारी है, उसका जो अधिकार है, उसका जो कार्य है वो कार्य नहीं कर रहा है वो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तुम्हें परम आदेश, इससे ऊपर कोई आदेश नहीं है, हम तुम्हें एब्सोल्यूट ऑर्डर दे रहे हैं, इस काम को करो, है ना। तो परम आदेश आपके हो गया यहाँ पर। और सेकंड डिट दोस्तों ना। थर्ड है अधिकार प्रक्षा दोस्तों ना, अधिकार प्रक्षा, इसको कहते हैं हम दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग क्यों वारंटो ना। क्या बोलते हैं इसे? क्यों वारंटो कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों दोस्तों वारंटो कहते हैं?
इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर तो यहाँ पर तो वो व्यक्ति काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सुनना आपके, मान लो दोस्तों एक गांव में थानेदार भी और एक गांव में पटवारी भी है, ठीक है। अब दोस्तों पटवारी जो है आपके, पटवारी जो है वह अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगा हुआ है, ठीक है। काम किसका था, काम था दोस्तों थानेदार का, और पटवारी काम कर रहा है सारे जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने में लगा हुआ है पटवारी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोले भाई तुम्हारे पास किसने हक दिया ये काम करने का, तो तुम दोस्तों अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हो, तुम्हें किसने हक दिया, तुम्हें किसने हक दिया, तुम्हें किसने हक दिया कि भाई तुम जो है थानेदार का काम करो, तुम्हें किसने हक दिया ये, तो ये अधिकार परीक्षा आपके ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण को बोलते हैं सैरिशरी, है ना। तो ये दो आपके जो है प्रतिषेध और उत्प्रेषण आपके, ये दोस्तों अपर कोर्ट, हायर कोर्ट जो है अपर या दोस्तों हायर कोर्ट जो है यह लोअर कोर्ट को जारी करता है, ठीक है। तो ये दोनों न्यायिक क्षेत्र में जारी होते हैं, अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को जारी करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 32 को ये संविधान की आत्मा किसने कहा है, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया, आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल 32 यहाँ पर दोस्तों हमारे जो है वो मौलिक अधिकार यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। दोस्तों अब लिखिए आप लोग, दोस्तों अब लिखिए आप भाग नंबर 4, ठीक है। सो भाग नंबर 4 की मैं बात करूं आपसे, तो भाग नंबर 4 जो है ये बात करता है डीपीएसपी, किसकी बात करता है, डीपीएसपी की बात करता है भाग नंबर 4, ठीक है। डीपीएसपी का मतलब है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है इनकी बात करता है, ठीक है। और ये हमने कहां से लिए, ये हमने आयरलैंड से लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपकी, इनका उल्लेख कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से 51 जो है इनका उल्लेख किया गया। तो पहला क्वेश्चन डीपीएसपी कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। अगला क्वेश्चन कहां से कहां तक इनका उल्लेख है, 36 से 51 तक। भाग कौन सा है, तो भाग नंबर 4। इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार जो नीति बनाती है उनका आधार क्या, उनका आधार ये डीपीएसपी है। तो सरकार स्वास्थ्य के लिए योजना लेकर आती है, उसका आधार आपके आर्टिकल नंबर 47 है। सरकार दोस्तों काम के लिए कोई योजना लाती है, आर्टिकल नंबर 41 उसका आधार है। सरकार महिलाओं के लिए कोई कार्य करती है, उसका भी आधार हमारे संविधान में दिया गया है। तो कुल मिलाकर के डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है, इस डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सरकार की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके यहाँ पर आर्टिकल 37 क्या बोलता है, आर्टिकल 37 कहता है कि अगर डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। बढ़िया क्वेश्चन है, डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, ये ध्यान रखना है दोस्तों ना। डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, अनफोर्सेबल है, ठीक है। दोस्तों अपरिवर्तनीय है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डीपीएसपी दोस्तों अपरिवर्तनीय है, ये आपको नोट करना है। मतलब कि अगर इनका उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। फंडामेंटल राइट का दोस्तों उल्लंघन हुआ तो आप आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 से आप हाई कोर्ट जा सकते हो। पर अगर डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ पर, तो साफ साफ आपके हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 38 बोलता है आपके लोक कल्याणकारी राज्य। किसकी बात करता है दोस्तों, लोक कल्याणकारी जो राज्य है, लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करता है आर्टिकल 38। इसे बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर स्टेट। क्या बोलते हैं इसे, पब्लिक वेलफेयर स्टेट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे पूछे कि भाई लोक कल्याणकारी जो राज्य है दोस्तों इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करता है कौन, आपके आर्टिकल जो आपके 38 जो है यह लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसकी बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी जो राज्य है दोस्तों उसकी बात कौन करता है, उसकी बात जो है आर्टिकल 38 करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन करता है, आर्टिकल 38 जो है ये बात करता है, ठीक है। दोस्तों आगे लिखो, 1 मिनट आगे लिखो आप लोग। दोस्तों मैं एक मैसेज कर दूं फटाफट से, एक आगे लिखो आप। अच्छा आर्टिकल 39A बताओ दोस्तों, आर्टिकल 39A जो है यह किसकी बात करता है, ठीक है। सवाल पूछे आपसे दोस्तों आर्टिकल 39A जो है यह किसकी बात करता है, ये आपको छापना है ना। सो आर्टिकल 39A जो है यह किसकी बात करता है, यह क्वेश्चन आपके सामने। बताओ भाई दोस्तों
आर्टिकल 39A जो है यह किसकी बात करता है, आपको बताना है, ठीक है। तो आर्टिकल 39A जो है यह किसकी बात करता है, ये आपके सामने, ठीक है। आर्टिकल 39A जो है यह किसकी बात करता है, इसका आंसर आपको छापना है। देखो दोस्तों, आर्टिकल 39 दोस्तों ए जो है ये किसकी बात करता है, ये फ्री लीगल एड दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों, पहले आप आर्टिकल 39 दोस्तों इसको लिख लो ना, आर्टिकल जो 39A जो है आपके, सो आर्टिकल 39A जो है ये किसकी बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है, फ्री लीगल एड। तो फ्री दोस्तों लीगल एड जो है इसकी बात करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्री लीगल एड की बात करता है, निशुल्क कानूनी सहायता, किसकी बात करता है, निशुल्क कानूनी सहायता जो है इसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 39 दोस्तों ए है ना, किसकी बात करता है, निशुल्क कानूनी सहायता जो है इसकी बात करता है, आपको ध्यान रखना है, फ्री लीगल एड, ठीक है। अगला दोस्तों, क्योंकि इसमें ए लगा हुआ है तो ये कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है दोस्तों इसके द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसी के द्वारा दोस्तों आपके भारत में एक संस्था की स्थापना होती है, राष्ट्रीय दोस्तों आपके नेशनल लीगल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं नालसा, क्या बोलते हैं, नालसा कहते हैं। और नोट करना, नालसा जो है आपकी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना आर्टिकल 39 जो ए है इसी के द्वारा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद कौन सा आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है, आर्टिकल दोस्तों आपके आर्टिकल लिखना, आपके 40 लिखिए। आर्टिकल 40 में किसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 40 के अंदर जो है यह ग्राम पंचायत, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। कल वाला दोस्तों कल हम आपको इसको आगे पढ़ा देंगे, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट करा, सो हमने जो है यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है। तो देखो अनुसूची हमारे पास कितनी है, हमारे पास जो अनुसूची है आपकी, ये हमारे पास 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूची है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने स्टेट प्लस अनुसूची की बात करूं, स्पोर्ट्स स्टेट प्लस यूटी आपके पहला है, पेमेंट सेकंड है, ओथ शपथ तीसरे में, राष्ट्रपति राज्यपाल उपराष्ट्रपति का ओथ जो है आर्टिकल अनुसूची 3 में नहीं है, इनके आर्टिकल में दिया गया है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन 1971 अनुसूची नंबर 4 है। और दोस्तों आपके ट्राइबल जो क्षेत्र आपके, इनका जो प्रशासन आपके अनुसूची नंबर 5 है। स्पेशल स्टेट मेघालय असम त्रिपुरा मिजोरम अनुसूची नंबर 6 है। अनुसूची 7 में लिस्ट के बारे में उल्लेख है, संघ संवर्ती राज्य सूची 5 विषय मैंने आपको लिखा दिए नीचे। अनुसूची 8 में लैंग्वेज का उल्लेख है, पहले 14 थी वर्तमान में 22 है, 21वां 71वां 92वां संविधान संशोधन नोट करना। अनुसूची 9 भूमि सुधार, अनुसूची 10 दल बदल विरोधी, अनुसूची 11 पंचायती राज, अनुसूची 12 आपके नगरीय प्रशासन की बात करता है। महत्वपूर्ण आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 1 इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश सिक्किम हो गया। आर्टिकल 3 राज्यों की सीमा और नाम में चेंज करने की पावर संसद के पास है, ये मैंने 2 आपको एग्जाम्पल लिखा दिए। आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में है, 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया ये। भाग 3 आपके आर्टिकल 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा संस्कृति का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके 32 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 21 44वां संविधान संशोधन 1978 आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा 14वां आर्टिकल 14 विधि का शासन आपके, आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान हो गया। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता है, धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थान उद्भव जो है ये इसके आधार हो गया आपके। सो इसमें दोस्तों निवास स्थान लिखना ना, ये 6 हुए ना, 3 और 3 6 दोस्तों हुए, किसी ने बताया कि उन्हें निवास स्थान भी लिखना, ठीक है।